हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। बच्चों आज हम करने वाले हैं सीयूटी एग्ज़ाम 2022 स्लॉट 1 मैथमेटिक्स का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं जो स्लॉट 1 में आया था। तो जो बच्चे सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि हमें पेपर को कैसे डील करना है। तो देखते हैं बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है फंक्शन एफ, एक फंक्शन दिया हुआ है r-1 टू r में डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू, ये मतलब हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू x-1 अपॉन x+1 और ये बताना है ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो बच्चों जो हमारे इंक्रीजिंग की डेफिनेशन होती है, अगर हमारा डेरिवेटिव ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और अगर ये नेगेटिव हो या लेस दैन इक्वल टू 0 तो ये डिक्रीजिंग होता है, और अगर केवल स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर ये स्ट्रिक्टली नेगेटिव हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन ये थ्योरी हम तब अप्लाई करते हैं व्हेन एफ इज़ डिफरेंशिएबल, एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन दैट इंटरवल, उस पूरे इंटरवल में वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो क्या ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, पहले हमें देखना पड़ेगा। तो x इक्वल टू -1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ, तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए पहले तो मैं इसमें +1 और -1 कर लेता हूँ बीच में, और ये ऐसे, फिर ये डिनोमिनेटर में अलग अलग कर दूंगा x+1 और x+1 ऐसे। ठीक है, क्या करा, +1 करा, -1 करा और इसे स्प्लिट कर दिया। इससे क्या फ़ायदा हो, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1 - 2 अपॉन x+1। तो जो हमारा फंक्शन है क्या हो गया, एफ एक्स जो हो गया हमारा बच्चों, वो ये हो गया 1 - 2 अपॉन x+1, यानी कि x+1 की पावर -1। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये तो हो गया 0, ये पावर आगे आ जाएगी माइनस और ऑलरेडी माइनस, तो +2 और इसकी पावर -2 हो जाएगी, तो ये अपॉन में ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अगर हम इसे देखें तो ये हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा लग रहा है कि इंक्रीजिंग है। ठीक है ना, हम यहाँ से ऐसे मत कर देना कि इंक्रीजिंग है। ये टेस्ट तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारा फंक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, बट x इक्वल टू -1 f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। आप देख सकते हो जैसे ही -1 रखेंगे इनफाइनाइट बन जाएगा, मतलब हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है -1 पर, तो हम ये थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को कुछ, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इसके लिए मेरे को 2-3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। -1 पे ये मेरा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखता हूँ -1 पे क्या है। तो LHL एट x इक्वल टू -1। ठीक है, तो -1 पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f -1 - h। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 -1 प्लस h -1 - h -1 अपॉन -1 - h +1। ठीक है, हमने फॉर्मूला आता है a - h, तो ये तो यहाँ कट गया, तो ऊपर क्या बचा -2 - h और ये -h, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 + h अपॉन h बचेगा। अब मैं अगर इसे स्प्लिट कर दूं तो 2 अपॉन h प्लस h अपॉन h, तो ये तो हो गया 1, h को 0 रख के वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। मतलब हम जब लेफ्ट से जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो रही, इन्फिनिटी आ रही है। लिमिट जो है हमारी इन्फिनिटी है, -1 के लेफ्ट में लिमिट हमारी इन्फिनिटी है, -1 के लेफ्ट में लिमिट हमारी इन्फिनिटी है। और अगर RHL देखें तो RHL भी बच्चों हमारा इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f 1 - 1 प्लस h, तो यहाँ पे हम रखेंगे -1 प्लस h -1 अपॉन -1 प्लस h -1, तो ऊपर हो गया -2 प्लस h और नीचे हो गया हमारा ये +1 है तो नीचे हो गया h, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन h और ये h अपॉन h, तो ये 1 हो जाएगा, और जब 0 रखेंगे तो -इन्फिनिटी। मतलब राइट से हमारी लिमिट क्या हो रही है, राइट हैंड लिमिट -1 पे -इन्फिनिटी, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट +इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमें एक नेचर पता चल जाता है कि भाई ये जो हमारा फंक्शन है इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा कि जहाँ हमारा x इक्वल टू -1 है, यहाँ पर ये x इक्वल टू -1 होने वाला है, x इक्वल टू -1, तो इसका ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसा, और ये हमारी y की वैल्यू है, y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 की लाइन है, y इक्वल टू 1 की लाइन है। तो ये जो है ये ऐसे जाएगा इस तरीके से, और यहाँ से ये इस तरीके से जाएगा। हम देख सकते हैं कि जब x टेंड टू -इन्फिनिटी है, x टेंड टू -इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू x टेंड टू -1, मतलब ये है हमारा 1 ना, तो जब हम इसके लेफ्ट से आ रहे हैं तो हमारी वैल्यू +इन्फिनिटी पे जा रही है, +इन्फिनिटी पे, और जब हम लेफ्ट से आएंगे ये हमारा 1 है, जब मैं लेफ्ट से मूव करूंगा लिमिट और राइट से ये ऐसे,
तो लेफ्ट से लिमिट आ रही है प्लस इन्फिनिटी और राइट से लिमिट आ रही है माइनस इन्फिनिटी, जबकि -1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। और व्हेन x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी तो ये वैल्यू +1 की तरफ जाएगी, और व्हेन x टेंड टू इन्फिनिटी ये वैल्यू भी, आप इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट देख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे, ठीक है। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी पे इसकी जो लिमिट आएगी वो कितनी आएगी, अगर मैं x कॉमन ले लूँ दोनों से कट जाएगा, 1 - 1/x, 1 + 1/x, x को इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 आएगी, मतलब दोनों ही साइड से लिमिट ऐसे आ रही। तो हम यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। तो थोड़ा ग्राफ की आपको जानकारी होनी चाहिए और लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये जो है यहाँ देखिए हम 1 से पहले, -1 से पहले ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन थ्रू आउट इंटरवल में यहाँ बड़ा, फिर यहाँ पे कम वैल्यू ले रहा है, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू ले रहा है, यहाँ कम। तो हम ये नहीं कह सकते फुल आउट ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, नहीं, यहाँ पर इंक्रीजिंग है और यहाँ पर इंक्रीजिंग है। कहाँ, -∞ से -1 में इंक्रीजिंग है, और उसके बाद -1 से इन्फिनिटी पे इंक्रीजिंग है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इस पूरे इंटरवल में ये यूनियन में इंक्रीजिंग है, नहीं, इससे पहले इंक्रीजिंग, उसके बाद इंक्रीजिंग, थ्रू आउट इंक्रीजिंग नहीं है। यहाँ बड़ी वैल्यू हो गई, देखो यहाँ पे कितनी बड़ी वैल्यू ले रहा है, ये ऊपर चल रहा है, यहाँ पे नीचे वैल्यू लग रहा है, तो ये वैल्यू बड़ी, ये वैल्यू छोटी। जबकि इंक्रीजिंग की डेफिनेशन होती है जब हम इधर जाएँ लेफ्ट टू राइट तो फंक्शन भी ऊपर ही चलता चला जाए, यहाँ तक ऊपर गया, यहाँ से नीचे से यहाँ नीचे आ गया। तो ये अलग अलग इंटरवल में तो इंक्रीजिंग है, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि r-1 में ये इंक्रीजिंग है। मैं इसका सॉल्यूशन देख रहा था तो उन्होंने ये आंसर दिया, ये आंसर बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो ये होगा कि -∞ से -1 में इंक्रीजिंग लिख सकते हैं, या फिर इसमें, अब इसने ऑप्शन क्या दिया है, 0 to ∞, तो 0 to ∞ इसका सबसेट है, इसमें भी इंक्रीजिंग होगा डेफिनेटली जब इसमें है। और एक दिया है -1 to ∞, और एक दिया है -∞ से 0, तो ये तो गलत है और ये भी गलत है। अब दो ऑप्शन सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। हम फुल आंसर लिखेंगे बच्चों जो ज़्यादा बेहतर है, ये वाला आंसर हमारा ज़्यादा करेक्ट है, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था ये। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक यही क्वेश्चन था जो थोड़ा सा मुश्किल था पेपर में, अदरवाइज मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन लगा नहीं जो इतना मुश्किल होने वाला है। A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट सेट और प्रोबेबिलिटी दी है A और B की। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है, जब A और B हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं तो फिर A एंड B डैश, A डैश एंड B और A एंड B डैश, ये सारे आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब A और B का इंडिपेंडेंट होने का मतलब A के होने से B को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो A के ना होने से भी B को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह B के होने से A को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो B के ना होने से भी A को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिपेंडेंट होता ही वही है कि किसी के होने या ना होने से हमें कोई फर्क ना पड़े, कि तू भाड़ में जा, तेरे होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो B के होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो B के ना होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह A के ना होने से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इन दोनों को भी होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये चारों आपस में, जब A और B इंडिपेंडेंट है तो ये चारों इंडिपेंडेंट होंगे एक साथ, ठीक है। और इंडिपेंडेंट में क्या होता है, अगर A एंड B इंडिपेंडेंट तो उनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है कि वो उस समय प्रोडक्ट में होती है, ठीक है ना। तो जब हमारा A और B इंडिपेंडेंट है तो A डैश और B डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, तो हमें P A डैश और B डैश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस इंटरसेक्शन की। तो इसको ऐसे लिख देंगे P A डैश इंटू P B डैश। अब A की प्रोबेबिलिटी हमें दी है कितनी, 3/5, तो A डैश की हो जाएगी 2/5, और B की प्रोबेबिलिटी ही दी है 4/9, तो B डैश की हो जाएगी 5/9। तो 5 से 5 कट गया, 2/9 इसका आंसर है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, रेंज निकालनी है हमें इस फंक्शन की। तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा फंक्शन है x² - 2x + 2। तो देखो बच्चों, यहाँ मैं करता हूँ इसे y = x² - 2x + 2। दो तरीके से कर सकते हैं। पहला लेंथी मेथड है जो जनरल मेथड हमारा होता है। रेंज निकालते हुए हम क्या करते हैं, इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं इस y को उठा के यहाँ ले जा लूँगा, तो ये -y हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, a = 1, b = -2 और c = ये पूरा, ठीक है ना। तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x आएगा -b, मतलब -2 प्लस माइनस √b², इसका स्क्वायर 4 -4a1 और ये c अपॉन 2a यानी कि 2। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि हम रियल पे काम कर रहे हैं, अदरवाइज ये इमेजनरी बन जाएगा। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू जो है हमारी 4 -
4 इंटू 2 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4 माइनस 8 और ये प्लस 4y ग्रेटर दैन 0। तो ये हो गया -4 प्लस 4y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 4 उधर चला जाएगा तो 4y ग्रेटर दैन 4 और y ग्रेटर दैन 1। मतलब y जो है हमारा 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए और y की कंडीशन ही रेंज होती है। तो हमारी कंडीशन क्या है, y ग्रेटर दैन 1, मतलब y किसको बिलोंग करना चाहिए, y बिलोंग करना चाहिए 1 टू इन्फिनिटी। तो इसकी जो रेंज है बच्चों ये है ऑप्शन ए, 1 टू इन्फिनिटी। दूसरा तरीका जो है इसका, दूसरा तरीका ये हम कर सकते हैं कि भाई हमें y देखना है, y क्या है। तो ये था हमारा y, इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो ये है, इस तरीके से लिख सकते हैं a² b² माइनस 2b। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये क्वांटिटी स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 1 पे 0 हो जाएगी, वरना हमेशा क्या रहेगी, प्लस रहेगी। मतलब ये वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती, ये पूरी वैल्यू देखो इसमें 1 ऐड हो रहा है, तो अगर 0 भी हुई तो 1, अदरवाइज 1 से बड़ी होगी। तो ये जो हमारा y है, ये y कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा। तो ऐसे भी देख सकते हैं। तो इसकी रेंज हमारी ये वाली आ जाएगी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है 2 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट ये इंपॉर्टेंट है कि रिप्लेस नहीं कराए, कार्ड निकाला और उसी वैसे ही बाहर रख दिया। तो हमें निकालना है मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग। तो नंबर ऑफ किंग जो हो सकते हैं, 2 कार्ड निकालने हैं तो x हो गया हमारा नंबर ऑफ किंग, या तो 1 किंग भी नहीं आएगा या 1 किंग आएगा या 2 किंग हमारे ड्रॉ हो सकते हैं। तो जो मीन होता है बच्चों, मीन को म्यू से भी डिनोट करते हैं। क्या होता है, P1 x1 P2 x2 प्लस P3 x3। ये मीन का फॉर्मूला है। ये हमारा x1 है, ये x2 है और ये x3 है। अब यहाँ देखो P1 x1 0 है तो मैं P1 कैलकुलेट नहीं करूँगा, इतना टाइम नहीं है, हमें एग्जाम के लिए सॉल्व नहीं करना है, हम कंपटीशन में बैठे हैं। तो P2 में सॉल्व करूँगा। P2 मतलब है हमारा कि x इक्वल टू 1 के लिए, मतलब हमारा 1 किंग ड्रॉ हुआ, उसकी प्रॉबिलिटी 2 में से 1 किंग होना चाहिए। तो या तो पहला किंग हो या सेकेंड किंग हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट किंग की प्रॉबिलिटी, तो देखो ऐसे कर सकते हैं, या तो 2 कार्ड निकालने तो 2c1, 2 में से 1 किंग होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 52c2, ठीक है। इस तरीके से 2c1, 2 कार्ड निकाले, उसमें से क्या होना चाहिए, 1 किंग होना चाहिए। या ऐसे कर लेते हैं बच्चों कि भाई हमारा पहला किंग होना चाहिए तो 4/52 और दूसरा किंग ना हो तो 48/51, क्योंकि एक कार्ड हमारा खत्म हो गया, प्लस ये है हमारा फर्स्ट किंग आया और सेकंड किंग नहीं आया। और एक केस क्या बन सकता था कि फर्स्ट किंग नहीं आया इनटू सेकंड वाला किंग आया, ठीक है। ये तो ये दोनों सेम चीज़ है, देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम है, तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस इंटू 4 इंटू 48/52 इंटू 51। इसे काट देते हैं 4 से, तो ये 12 टाइम कट जाएगा, ये 13 टाइम कट जाएगा। फिर हम इसे काट देते हैं 3 से, 3 4 जा और यहाँ पे आ जाएगा 17, ठीक है ना। 17 3 जा 15, 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 32/221, ये 221 आता है। तो ये हमारी आई x इक्वल टू 1 के लिए। इसी तरह x इक्वल टू 2 के लिए निकालते हैं कि दोनों ही कार्ड हमारे क्या हैं, किंग हैं। तो पहले किंग की प्रोबेबिलिटी 4/52, दूसरा भी किंग होना चाहिए, तो 3 किंग बचे और टोटल कितने कार्ड है 51, ठीक है। 3 से काट देंगे 17, 4 से काट देंगे 13, तो ये आ जाएगा 1/221 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा x इक्वल टू 2 के लिए ये P2 आया और ये P3 आया। तो मीन क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू 1 इंटू 32/221 प्लस 2 इंटू ये 1/221, तो ये 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 34/221। 17 से काट देंगे, 17 2 जा और ये 17 आए, 17 13 जा, क्योंकि 13 इंटू 17 ही तो हमारा ये आया था, जब 17 से काटेंगे तो 2/13 इसका आंसर है। तो ये इसका आंसर है। हम इसे में कॉम्बिनेशन भी लगा के कर सकते थे, कॉम्बिनेशन से भी हम इसे कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमसे पूछा है कि इन एन LPP हमें कंडीशन दे रखी है और ये बताना है फिजिबल रीजन के बारे में। तो एक कंडीशन हमारी ये है कि x माइनस 3y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर दैन 3y, ठीक है। तो इसकी हम लाइन बना लेंगे। दूसरा हमें बोला है y ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, मतलब ऊपर की बात हो रही है, और जो x है वो इसके बीच लाई करना चाहिए। तो देखो हम यहाँ बनाते हैं इसका रीजन, ठीक है।
ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। तो पहला जो है x इक्वल टू 3y की लाइन तो ओरिजिन से जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें रीजन चेक करना है। y इक्वल टू 0 ऊपर हो गया, x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होगी और x इक्वल टू 3 यहाँ कहीं होगा, x इक्वल टू 3 तो ये लाइन हो गई। तो x हमारा क्या है 0 और 3 के बीच में, इधर और 3 से इधर, ठीक है, ये वाला x के लिए, और ऊपर है तो मतलब इधर आएंगे। बस हमें ये देखना है कि x ग्रेटर देन 3y, जब ये लाइन है हमारी x इक्वल टू 3y की, तो या तो x ग्रेटर देन 3y ऊपर का पार्ट होगा इस लाइन से या नीचे का पार्ट होगा। उसको देखने के लिए आप कोई पॉइंट रख लो लाइन के इस साइड का या इस साइड का। जैसे ये पॉइंट है 3,0, अगर मैं 3,0 यहाँ रख दूँ और ये सेटिस्फाई कर जाए तो हमारा रीजन इस लाइन से नीचे आएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो लाइन से ऊपर जाएगा। तो x की जगह 3 रखते हैं, y की जगह 0 रखते हैं। तो जैसे x की जगह 3 रखा, y की जगह 0 रखा, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, 3 0 से बड़ा हो रहा है, तो मतलब इस लाइन का ग्राफ तो नीचे आएगा ये, ठीक है। और x 3 से छोटा है तो ये वाली लाइन इधर का आएगा, y ऊपर के लिए आएगा, ठीक है, और x 0 से बड़ा है तो ये, मतलब कुल मिला के हमारा रीजन ये है। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और बाउंडेड भी है, बाउंडेड मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ हो, तो ये बाउंडेड भी है और फर्स्ट रीजन में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पहला ऑप्शन है नॉट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फॉल्स ऑप्शन है, ठीक है। बाउंडेड एंड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ बाउंडेड है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड था अनबाउंडेड, अनबाउंडेड नहीं है, और एम्प्टी सेट मतलब इसमें कुछ भी नहीं होगा, नहीं इसमें बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है, पूछा है कि पॉइंट्स ऑन द कर्व, एक इलिप्स दिया है और जहाँ पर टेंजेंट इसके पैरेलल हो जाएगी। तो टेंजेंट है तो डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं और विदाउट डिफरेंशिएशन भी हम इसे कर सकते हैं। अगर आपको कर्व और ग्राफ की जानकारी है तो हम बहुत सारे क्वेश्चन बिना थ्योरी के कर सकते हैं। तो इसलिए ग्राफ बनाने आने चाहिए आपको कि कौन कौन से ग्राफ होते हैं, कैसे कैसे ग्राफ होते हैं, ठीक है। अगर आपकी कमांड उस पर बहुत अच्छी है तो बहुत सारे आप कैलकुलस के क्वेश्चन उसके थ्रू कर सकते हैं। तो इसे देखते हैं बच्चों, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट पैरेलल टू है एक्स एक्सिस के तो इसका मतलब है dy बाई डी एक्स स्लोप 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे। तो बस हमें यहाँ पे यही ध्यान रखना है। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2x/9, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y और फिर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स अपॉन 64 इक्वल टू 0। इसको उधर ले जा लेंगे, ठीक है, तो ये उधर चला गया, माइनस का हो गया -2x/9, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये भी ख़त्म हो गया, 64 ऊपर और y नीचे, तो यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स आएगा माइनस का 64/9 और x/y। फॉर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिस स्लोप शुड बी इक्वल टू 0। तो ये 0 देने पे हमें x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 यहाँ रख दो। देखो एक x ऑलरेडी 0 आ चुका है, मतलब x की वैल्यू तो 0 होगी। तो इन ऑप्शन में एक x 0 यहाँ पर है और एक x 0 यहाँ पर है, तो ये और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो x आ गया हमारा 0। x को अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, y स्क्वायर आ जाएगा 64 और y आ जाएगा +-8। तो x 0 और ये +-8। तो हमारा ऑप्शन है ये वाला, सी वाला। और बहुत सिंपल है, अगर आपको इलिप्स का पता है तो आपको एकदम पता होगा कि टेंजेंट कहाँ पैरेलल बनने वाली है। ये जो इलिप्स की हमारी इक्वेशन दी है ये है x² 3 का स्क्वायर और y² 8 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मेजर एक्सिस 8 है और ये 3 यूनिट है, तो ये ऐसा बनेगा इलिप्स, ये 3 0, ये -3 0, ठीक है, ये 0 8 और ये 0 -8। तो केवल 2 पॉइंट ऐसे हैं ये वाले जहाँ पे टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट, इन पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई। तो 0 8 0 -8 एक साथ लिखेंगे तो 0 +-8। तो अगर आपको ग्राफ की जानकारी ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आप बहुत क्वेश्चन ईजिली टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि इफ A इज अ 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 की मैट्रिक्स है, तो ये हमें बताना है। डिटर्मिनेंट A दिया है 7 और एडजॉइंट, इसका डिटर्मिनेंट बताना है 2 टाइम ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। तो बच्चों 2 रिजल्ट होते हैं जो यहाँ पर यूज हो रहे हैं और इस रिजल्ट पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, डेफिनेटली बनता है। एक होता है कि एडजॉइंट ऑफ A का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है A के डिटर्मिनेंट n-1, n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और एक रिजल्ट ये है कि k टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। इस k का मतलब है कि हमने मैट्रिक्स A को k से मल्टीप्लाई कर दिया तो सारी रो k से मल्टीप्लाई होगी, और जब डिटर्मिनेंट से बाहर निकालते तो हर एक रो से k बाहर आएगा। तो n बाय n की मैट्रिक्स है तो n टाइम ये बाहर आता है। तो ये 2 रिजल्ट हैं, इस पे ये क्वेश्चन है। अब देखो A का डिटर्मिनेंट कितना दिया है 7, और हमसे पूछा है ये वाला रिजल्ट, क्या पूछा है 2 टाइम
एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। अब n कितना दिया है, 2/2 की मैट्रिक्स है, n2 हो गया, तो ये पहले 2 बाहर आएगा, तो ये जब 2 बाहर आएगा ये वाला, तो 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2 इनटू एडजॉइंट ऑफ a हो गया। ये भी तो हमारी मैट्रिक्स ही है, कुछ और थोड़ी, ऐसे भी मान लो। तो भाई ये वाला रिजल्ट लगा दिया, k इंटू ए इक्वल टू k की पावर n इंटू ये वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ये तो हो गया 2 की पावर 2 4। एडजॉइंट ऑफ a के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a के डिटर्मिनेंट की n-1, n2 है तो 2 - 1 1, यानी कि a का डिटर्मिनेंट 7 दिया है, तो ये हो जाएगा 28। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है नंबर ऑफ ऑल मैट्रिसेस विद नॉन जीरो एंट्री और 2/3 की मैट्रिसेस। मतलब ये 1 2 3 2/3 की मैट्रिक्स, 2 रो 3 कॉलम होने चाहिए। कितनी ऐसी मैट्रिक्स हैं जिसकी एंट्री केवल हमें क्या रख सकते हैं, 1 0 और 1, इनसे बनानी है और नॉन जीरो होनी चाहिए। तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, इस पे कितनी चॉइस है, कौन कौन सी एंट्री यूज़ कर सकता हूँ, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का 3 चॉइस, इस पे भी 3 वे हैं फिल करने के, इसको भी 3 तरीके फिल करने के, 3 तरीके। देन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, तो हो जाएगा 3 की पावर 6। तो ये सारी मैट्रिक्स बनेंगी। इन एंट्री को लेके हम जितनी भी मैट्रिक्स बना सकते हैं वो सारी ये हैं। उसमें से एक मैट्रिक्स ऐसी होगी केवल जो 0 0 0 होगी, ये 0 वाली, तो हम उसे माइनस कर देंगे क्योंकि हमसे नॉन जीरो पूछा है। तो ये हो जाएगा, तो 3 की पावर 6 होता है 729, 1 माइनस करेंगे तो 728, ये इसका आंसर हो जाएगा 728। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है एक स्क्वायर मैट्रिक है सच दैट कि a स्क्वायर इक्वल टू a। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों ने ध्यान से पढ़ना है। अगर मैं दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी, ठीक है, तो ये हो जाएगा a³ और ये हो गया a स्क्वायर, बट a स्क्वायर हमें दे रखा है a के बराबर, तो इसका मतलब ये है कि a इक्वल टू a स्क्वायर, सब a के बराबर हैं, a³ भी, a स्क्वायर भी, a4 भी, ये सारे a के बराबर हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें ये निकालना है, a + i का क्यूब -7 है, तो जब मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा a + b³ का, तो a का क्यूब प्लस i का क्यूब प्लस 3a² i प्लस 3i² a, जैसे a + b का वो लगाते हैं। बस यहाँ ध्यान रखना है कि a और i तो कम्यूट करते हैं, i से मल्टीप्लाई होकर कोई भी मैट्रिक्स वही बन जाती है, तो i का क्यूब तो i होगा, i से मल्टीप्लाई होकर a² ही रहेगी, i² i होता है, तो ये 3a बनेगा और कुछ नहीं। a³ कितना है बच्चों, a है, तो ये a हो गया, प्लस i, a² भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, यहाँ से a² a के बराबर है, और ये 3a -7 है, तो a + 3a + 6 3a 7a हो जाएगा, तो ये 7a कट गया, आंसर आया i। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आपको एक y दिया हुआ है, y में आपको दिया है y = 3e⁻²x + 2e⁻3x, और आपसे वैल्यू पूछी है y" - 5y' की। y' का मतलब है dy/dx², y" का मतलब है d2y/dx²। इसके दो तरीके हैं, एक तो हम सॉल्व कर लें और एक बहुत ईजी तरीका है जो मैं भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ देखें, y' डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2 आगे आ जाएगा e⁻²x का, तो ये हो जाएगा 6e⁻²x, ये भी 6e⁻3x। ठीक है, y" करेंगे दोबारा से, तो ये 2 आगे आ गया 12e⁻²x, और ये हो गया 3 6 18 e⁻²x। अब इसमें से 5 टाइम ये माइनस करना है, तो y" - 5 टाइम y' कितना हो जाएगा, ये रहा y" 12e⁻²x प्लस 18e⁻²x माइनस 5 टाइम ऑफ दिस, तो 5 6 30, तो 30e⁻²x माइनस दिस, ये भी -30e⁻3x। माइनस करेंगे, 12 में से 30 गया तो माइनस का 18e⁻²x, और 18 में से 30 गया तो ये -12e⁻3x। दोनों में -6 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा 3e⁻²x प्लस 2e⁻3x। तो ये हमारा बच्चों y हो गया, तो हमारा आंसर आया -6y। ये y था, देखो, है ना, तो -6y इसका आंसर है, -6y। एक और तरीका है जो रिजल्ट है वो मैं बता देता हूँ, उससे ये 1 सेकंड में हो जाएगा। रिजल्ट ये है कि अगर y हमारा इस टाइप का है a⁻bx प्लस b⁻ax, ध्यान से देखो, a और b इन दोनों का रोल चेंज हो गया, जैसे यहाँ पे हुआ 3e⁻2x 2e⁻3x। तो रिजल्ट ये है बच्चों, ये जो a और b हैं
रिजल्ट है y डबल डैश माइनस इनका सम और फिर y डैश प्लस इनका प्रोडक्ट और फिर y इक्वल टू 0। या ऐसे कह सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी का सम और dy बाई डी एक्स प्लस ए बी y इक्वल टू 0। अब a कितना था हमारा 2 था और b कितना था 3। अगर मैं इस इक्वेशन में a को 2 लूँ और b को लेता हूँ 3 तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 5 dy बाई डी एक्स और 2 3 जा 6 तो प्लस 6y इक्वल टू 0। लेकिन हमसे इसकी वैल्यू पूछी थी तो इसे उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 6y हो जाएगा। तो इस रिजल्ट से हम कर सकते हैं इसे बहुत आसानी से। अगले वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ऑर्डर और डिग्री के बारे में। ऑर्डर और डिग्री पूछा है हमसे कि उनका सम बताओ। तो ऑर्डर होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव, कितना टाइम डेरिवेटिव हुआ है। तो इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है बच्चों वो है 2 बार। उसके लिए हमें रूट वगैरह को देखने की ज़रूरत नहीं है ऑर्डर के लिए। डिग्री के लिए देखने के लिए हमें फ्रैक्शन फ्री, रेडिकल फ्री, मल्टीपल नहीं होना चाहिए उसमें, या वो लॉग में नहीं होना चाहिए, उस पर कंडीशन होनी नहीं चाहिए डेरिवेटिव। फिलहाल ऑर्डर तो यहाँ पर हो गया 2। फॉर डिग्री मैं क्या करूँगा, इस टर्म को वहाँ ले जा लूँगा तो ये माइनस की हो जाएगी उधर जाके, ठीक है। उसको फिर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँगा, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया। तो ये तो हो जाएगा 4 d2y बाई डी एक्स। फ्रैक्शन फ्री बनाना होता है डिग्री के लिए। वैसे तो आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको दिमाग में एकदम से आपको पता चल जाएगा। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो तभी पता चलेगा, ऐसा ना सोचे कि सबको पता चल जाएगा। तो इसकी डिग्री 1 ही आनी थी, है ना। फ्रैक्शन फ्री करके यहाँ पे 1 होगा। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर किसकी पावर नहीं देखनी है, हाईएस्ट ऑर्डर की। तो डिग्री 1, तो ऑर्डर प्लस डिग्री कितना हो गया, 2 + 1 3 हो गया। तो ऑर्डर प्लस डिग्री ये हो गया। अगले वाले में पूछा है एरिया बाउंडेड बाय कर्व। एक पैराबोला दे रखा है, ठीक है, राइट वर्ड पैराबोला, और एक लाइन दे रखी है। तो y² और y इक्वल टू x, ठीक है, y इक्वल टू x। तो इसका पैराबोला हम बनाते हैं। ये राइट वर्ड पैराबोला है, x की पावर 1 है तो x एक्सिस को काटेगा। ये बच्चों ऐसे बन गया पैराबोला हमारा। और ये एक लाइन है जो ओरिजिन से जाएगी y इक्वल टू x, बराबर एंगल बनाते हुए, ठीक है। ये लाइन हो गई हमारी y इक्वल टू x। अब हमें देखना है कि भाई एरिया कौन सा है बाउंडेड वाला, तो ये वाला एरिया हमें कैलकुलेट करना है। मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होगा, तो उसके लिए मैं इस y इक्वल टू एक्स को यहाँ रख दूंगा। तो हमें क्या मिलेगा, x² इक्वल टू एक्स। इस x को इधर लाओ, इधर ला के ही सॉल्व करना, वरना एक पॉइंट छूट जाता है। तो x -1 इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यू आई, एक आई 0 और एक आई 1, क्योंकि y और x बराबर है। तो जब x 0 तो y भी 0 1। तो एक तो ये 0 0 पे काट रहे हैं बच्चों देखो, और एक ये 1 1 पे काटेंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो ये x की वैल्यू हमारी 1 हो गई। अब क्या करना है, अब मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा इस पैराबोला को 0 से 1 तक। तो पैराबोला का एरिया आ जाएगा, मतलब ये पूरा एरिया आ जाएगा, यहाँ से ये पूरा आ जाएगा, ये वाला ये। लेकिन हमें ये वाला ट्राइंगल का तो चाहिए नहीं, ट्राइंगल का एरिया तो चाहिए नहीं। तो मैं क्या करूँगा, उसको माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब 2 तरीके हैं, पैराबोला को इंटीग्रेट कर लो भाई 0 से 1 पैराबोला वाले कर्व को, और माइनस 0 से 1 लाइन वाले कर्व को, ठीक है। लाइन वाला माइनस कर देंगे भाई, ये नीचे वाला माइनस कर देंगे। लाइन वाले के लिए बच्चों देखो हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत है क्या, ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लंबाई 1 है, ये लंबाई 1 है। तो इस ट्राइंगल का एरिया तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1 इंटू 1 1/2 आएगा। तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, केवल इसे इंटीग्रेट करो, हाफ माइनस कर दो। y पैराबोला से y की वैल्यू कितनी आएगी, √x। तो 0 से 1 √x dx, और उसको इंटीग्रेट आप करो या मत करो, आना आंसर 1/2 है, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, ये नहीं कि हम थ्योरी से ही चलते चले जाएं, ऐसा नहीं करना है। ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसकी x की पावर 3/2 और यहाँ पे 2/3, यहाँ रख देंगे 0 से 1 -1/2। तो ये 2/3, ये 1 रखने पे 1 ही आएगा, 1 - 0 1, तो -1/2। 2 2 जा 4, 4 - 3 1, 1/6। तो इसका आंसर आ गया 1/6, ठीक है। आगे चलते हैं, एक रिलेशन दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 13 में। एक रिलेशन दिया हुआ है 1 2 3 4 में, और रिलेशन क्या है, रिलेशन के अंदर है 1 2 2 1 2 2 3 3 4 4 1 4 4 1। बोला है रिफ्लेक्सिव है क्या, और सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव तब होता है जब बच्चों इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 सब होता है, लेकिन इस रिलेशन में 1, 1 नहीं है। नहीं है इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है।
इसने रिफ्लेक्सिव दिया है। सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक के लिए देखेंगे सबके रिवर्स 1 2 तो 2 1 है, 2 1 तो 1 2 है, 2 2 को देखना नहीं, 3 3 का रिवर्स वही होता है, 4 4 का रिवर्स 1 4 तो 4 1 है। सिमेट्रिक तो है, गारंटेड है। ट्रांजिटिव देखना है, अगर ट्रांजिटिव है कि नहीं। अच्छा, इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता। इक्विवेलेंस कौन होता है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब हमें देखना है बस ये कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो उसके लिए देखो 1 और 2 रिलेशन में है, और उसके बाद 2 से शुरू होने वाला 1 रिलेशन में है। तो अगर ये 1 1 भी रिलेशन में हो है या नहीं, 1 1 है ही नहीं, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता। तो सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग, WOT मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 1। कौन सा ग्राफ 1 1 फंक्शन को डिनोट करता है? तो 1 1 होता है जो एक x के लिए एक वैल्यू ले, ना कि एक से ज़्यादा ले ले। तो ये ग्राफ देखो, तो ग्राफिकली 1 1 कैसे देखते हैं? कोई भी लाइन खींच दो पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसे ये लाइन मैंने खींच दी पैरेलल टू x एक्सिस। अब इस x पे ये सपोज x1 है और ये सपोज x2 है, तो इस x1 पे भी यही वैल्यू आ रही है, इस x2 पे भी है। तो 2 पॉइंट ऐसे हैं इस पे कि जहाँ पर ये सेम वैल्यू ले लेगा, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। वैसे भी y ये मॉड x का ग्राफ है, अगर मैं +1 रखूँ, ठीक है, x की जगह +1 रखूँ तो 1 पे भी वैल्यू मेरी 1 आएगी और -1 पे भी 1 आएगी, 2 पे भी मेरी 2 आएगी, -2 पे भी। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, 2 पॉइंट ऐसे, मतलब कि 2 पॉइंट 1 पे जा रहे हैं, मैप कर रहे हैं, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये पैराबोला भी 1 1 नहीं है। देखो यहाँ से पैरेलल टू खींचेंगे ऐसे, भाई पैरेलल टू एक x एक्सिस खींची और एक लाइन हमें ऐसे मिल जाए तो 2 पॉइंट पे काट रही है। देखो इस x1 के लिए भी यही वैल्यू है y की, इसके लिए भी यही वैल्यू है, तो ये भी 1 1 नहीं है। वैसे तो इसका आंसर सीधा लाइन जो होता है, लाइन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा 1 1 ऑन 2 होता है। लाइन हमेशा 1 1 ऑन 2 होता है। लीनियर इक्वेशन जो होती है वो 1 1 ऑन 2 होते हैं। ऑड डिग्री का जो फंक्शन होता है 1 1 ऑन 2। ये सारे ग्राफ ax + b ये 1 1 होगा। और वो साइन x का ग्राफ है बच्चों, उसमें भी देख सकते हैं हम कि भाई अगर मैं यहाँ से ये लाइन खींचूँ तो ये देखो 2 जगह काट गई है, ये देखो ये 2 जगह काट गई, मतलब इस पे भी वही सेम वैल्यू है, इस पे भी वही सेम वैल्यू, तो 2 पॉइंट पे एक वैल्यू मिल रही, तो ये भी 1 1 नहीं है। सी ऑप्शन हमारा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 50, इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक बड़ा तरीका, एक छोटा तरीका। बच्चों जो मैं तरीके बता रहा हूँ आप याद रखो, उससे आपके कुछ क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें a दिया है, ठीक है, a क्या दिया है 3 2 2 1 और a² निकालते हैं पहले। इसमें a² कितना हो जाएगा, ये मैं a² ही निकाल लेता हूँ सीधा, 3 2 2 1, तो a² हो जाएगा 3 3 जा 9 2 2 जा 4, तो 9 + 4 13, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 6 + 2 8, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो ये भी 8, 2 2 जा 4 और 1 5। तो हमें निकालना है लैम्डा की वैल्यू, और इक्वेशन दे रखी है a² - λa - i = 0, और इसको हम i लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो a² - λa कितना हो जाएगा, तो a² तो ये है माइनस λa, इसे λ से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 λ 2 λ 2 λ और ये λ इक्वल टू आइडेंटिटी रख दो 1 0 0 1, ठीक है। तो 13 - 3 λ आएगा जो कि पहली एंट्री के बराबर हो जाएगा 1 के। दूसरा सॉल्व करना चाहते हो तो 8 - 2 λ आएगा जो कि किसके बराबर हो जाएगा 0 के। इसी तरह ये भी 8 - 2 λ 0 के बराबर, और 5 - λ = 1 के बराबर। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। यहाँ से सबसे हमें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करूँगा तो λ 4 मिलेगा, सबसे हमें λ क्या मिल रहा 4, तो इसका आंसर है λ = 4, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो जिससे ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। किसी भी 2x2, मैं सिर्फ 2x2 के लिए रिजल्ट बता रहा हूँ, 3x3 के लिए भी होता है। एनी 2x2 मैट्रिक्स A11 A12 A21 A21 और A22, एक रिजल्ट हमेशा ट्रू होता है बच्चों। ये रिजल्ट a² माइनस इनका सम, ये वाला सम A11 + A22 प्लस टाइम्स a प्लस इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, मॉड a लिख देते हैं, इक्वल टू टाइम्स i = 0। ये हमेशा ट्रू होता है, इसे बोलते हैं कैले-हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। कैले-हैमिल्टन थ्योरम आपके सिलेबस में थी नहीं, लेकिन फिर भी ये आपको हेल्प करेगी, आपको कैलकुलेशन से बचाएगी। अगर आपको ये
याद हो जाए। ए स्क्वायर माइनस डायगोनल का सम टाइम ए प्लस डिटर्मिनेंट टाइम ऑफ ए। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारी इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में यहाँ पे जैसे 2 डिग्री की इक्वेशन दी है, तो इस इक्वेशन में ए स्क्वायर माइनस इसके डायगोनल का सम 3 + 1 ए प्लस डिटर्मिनेंट 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4, तो डिटर्मिनेंट आएगा बच्चों इसका -1 i = 0। ये रिजल्ट ट्रू होगा, हमेशा ट्रू होगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस i = 0। तो ये अगर हम इससे कंपेयर करें अब ए स्क्वायर माइनस लैम्डा ए माइनस i = 0, तो ए के साथ -4, ए के साथ माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा = -4 और लैम्डा = 4 हो जाएगा। तो ये जो मैंने रिजल्ट लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 पूछिए। tan इनवर्स -1 और tan इनवर्स की रेंज क्या होती है बच्चों हमारी -90 to +90, मतलब हमारे आंसर इसके बीच में आने चाहिए। तो tan इनवर्स -1, तो इसको लिख सकते हैं, ये तो वैसे पता होना चाहिए आपको, tan -π/4 हम इसे लिख सकते हैं। 3π/4 भी लिख सकते हैं लेकिन बाहर निकल जाएगा रेंज से, तो ये हमारा आ जाएगा -π/4। तो इसका जो आंसर है ये है -π/4 बी। क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत फेमस इंटीग्रल है, इस पे बेस है कि 0 से 90 sin की पावर nx dx अपॉन sin की पावर nx प्लस cos की पावर nx dx, ये हमेशा π/4 आता है। यहाँ पे साइन हो या कॉस हो, ठीक है, मैं बता देता हूँ फिर भी कैसे आता है, लेकिन ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर π/4 है। इसको हम i मान लेते हैं, 0 से π/2, ठीक है, cos 5x dx, या कोई भी पावर हो, रियल नंबर की कोई भी पावर, और ये साइन 5x प्लस cos 5x, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसमें प्रॉपर्टी 4 लगा देते हैं बच्चों। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है कि i की x की जगह हम 90 - x रख देंगे। तो जब हम 90 - x रख देंगे तो ये cos 90 - x तो साइन बन जाएगा, साइन 5x, ठीक है, और नीचे ये साइन ये cos बन जाएगा, ये साइन, लेकिन रहेगा तो वही डिनोमिनेटर, साइन प्लस कॉस, तो ये ऐसे हो जाएगा। ये इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ देते हैं, ये लेफ्ट में जुड़ जाएगा i + i 2i, और देखो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो ये साइन 5 और cos 5 आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा, cos प्लस साइन 5 हो जाएगा, इस तरीके से जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों तो कट गए, तो 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन है x और लिमिट है 0 से 90, π/2, π/2 - 0 रखेंगे तो π/2, तो 2i की वैल्यू हमेशा π/2 होती है, तो i की वैल्यू π/4 हो जाएगी। बहुत ही फेमस इंटीग्रल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, ये एक और इंटीग्रल दे रखा है कि x³ साइन और ब्रैकेट में tan इनवर्स x⁴ और डिवाइड में x1 + x⁴ dx। अगर आपने इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ा है तो बहुत सिंपल है। हम इस tan इनवर्स x⁴ को t ले लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, t ले लेंगे, तो यहाँ से हमारा इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस इसका होल स्क्वायर, x4 का होल स्क्वायर x8, और फिर x4 का करेंगे तो 4x³ dx = dt। तो यहाँ देखो x³ डिवाइडेड बाई ये पूरा हमारा dt बनने वाला है, बस मेरे को 4 हटा के यहाँ ले जाना पड़ेगा, तो ये पूरी वैल्यू dt/4 बन गई। तो इंटीग्रल रिड्यूस हो जाएगा 1/4 dt, और इसको साइन को तो हमने t ले लिया था, तो साइन t dt, तो ये हो जाएगा 1/4, साइन का माइनस कॉस होता है, तो cos t प्लस c, तो cos वाला आएगा -1/4 cos, और ये प्लस c यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, 2 क्वेश्चन ये इसके बहुत इजी आए हुए थे। आगे चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, कि यहाँ हमें दिया है tan इनवर्स, ये वाला हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसमें x को क्या करेंगे, x को रख देते हैं हम cos 2θ, क्योंकि 1 + 1 - होता है तो cos ही रखते हैं ना, तो 1 + 1 - है। तो पहले मैं tan इनवर्स के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। अगर tan इनवर्स मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ, 1 + cos 2θ 2 cos² होता है, तो जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये √2 cos θ बन जाएगा, माइनस ये साइन में बनेगा √2 sin θ, ठीक है ना बच्चों, ये भी √2 cos θ
और ये √2 sin थीटा, इस तरीके से बन जाएगा। पहले 1 + cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 बनेगा √2 और cos स्क्वायर का cos, √2 कॉमन आके कट जाएगा, √2 तो कॉमन आके कट जाएगा, तो ऊपर नीचे से ये। अब मैं इसे cos थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, cos थीटा से, तो जब cos से करेंगे तो 1 - tan थीटा, और यहाँ बचेगा 1 + tan थीटा, और ये हो गया हमारा tan π/4 - थीटा का फॉर्मूला। इसे लिख सकते हैं tan π/4 और यहाँ पे भी tan π/4 करके। तो ये किसका फॉर्मूला है? फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी है। वैसे भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा ना सोचें कि स्कूल की पढ़ाई थी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो आया हमारा π/4 - थीटा, इसके बाहर साइन था तो यहाँ साइन लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें sin a - b का फॉर्मूला लगा देते हैं, sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है। ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, तो 1/√2 में मेरा बाहर आ गया। यहाँ बचा cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें cos थीटा साइन थीटा निकालना है। हमने क्या माना था बच्चों? x को माना था cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा से हमें cos और साइन की वैल्यू निकालनी है। तो एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये 1 इधर चला जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1 + x, तो cos थीटा कितना हो गया? ये 2 यहाँ से डिवाइड में चला गया, तो cos थीटा हो गया √1 + x/2, ये तो इसकी वैल्यू है। इसी तरह एक फॉर्मूला इसका ये होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे इधर और इधर, तो 2 sin स्क्वायर थीटा 1 - x आ जाएगा, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी। ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ रखें, इसमें रखें 1/2, तो हमारा बाहर चल रहा है, तो 1/√2, ठीक है। cos थीटा की जगह √1 + x/2 और साइन थीटा की जगह √1 - x/√2, ठीक है। दोनों का √2 कॉमन आ जाएगा भाई, यहाँ भी 2 है, ये भी 2 है, देखो ये भी 2, ये भी 2, तो √2 कॉमन आ गया और ऑलरेडी एक तो है, तो √2 हो जाएगा। ये बचेगा 1 + √x - 1/√x। इसको रेशनलाइज करके देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो हमारा इसमें से कोई मैच कर नहीं रहा। मुझे लग रहा है इसमें शायद ऑप्शन गलत है, क्योंकि एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ये आ जाएगा, अगर मैं इसे रेशनलाइज भी करूँ ये, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके कॉन्जुगेट से, 1 + x + 1 - x, और यहाँ पे भी 1 + x + 1 - x, तो ऊपर तो 1 + x - 1 + x। तो इसमें बच्चों एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, या तो ये क्वेश्चन गलत है या ये आंसर इसमें गलत दिए हुए हैं, क्योंकि हमारा एक भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्वेश्चन शायद गलत है। आगे चलते हैं, इसे करते हैं। हो सकता है कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ठीक है। आंसर ही गलत होगा, क्वेश्चन तो गलत होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, फंक्शन दिए हुए A B C D, 4 फंक्शन दिए और इधर एक लिस्ट दी है और बताना है कौन से किससे मैच करेगी। पहला फंक्शन है r+ से r, r+ से r, मतलब जो हमारा डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, और फंक्शन क्या है? f(x = x²। तो f(x = x²) वैसे तो 1 1 नहीं होता अगर हमारा डोमेन क्या हो? पॉजिटिव और नेगेटिव हो। जैसे 1 पे हमें वैल्यू मिलेगी 1 का स्क्वायर 1, -1 पे हमें मिलेगी 1, लेकिन यहाँ नेगेटिव वैल्यू खत्म हो गई है, सारी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने की वजह से नेगेटिव हम रख नहीं पाएंगे, तो 1 1 है, ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी रेंज जो है पॉजिटिव फंक्शन x² की, वो हमारी 0 से इन्फिनिटी है रेंज, ठीक है ना भाई। नेगेटिव तो मिलेगी नहीं रेंज में, रेंज हमारी पॉजिटिव है, तो ये ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि रेंज r के बराबर नहीं है। तो 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है, मतलब a हमारा 1 1 है और ऑन टू नहीं है। 1 1 है बट नॉट ऑन टू, तो a तो जाएगा सेकंड पे, ए जाएगा सेकंड पे। बच्चों जब आप कंपटीशन में बैठे हो तो फटाक से ए जैसी सेकंड पे जा रहा है, या आपको कोई ऑप्शन पता चल गया उस पे जाओ। ए सेकंड पे इस पे नहीं जा रहा है, ए सेकंड में इस पे भी नहीं जा रहा है, ए सेकंड में थर्ड डी ऑप्शन पे भी नहीं जा रहा है। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे ए के साथ सेकंड दिया है, तो सी ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा अगर आपको एक पे भी गारंटी। अब जैसे ये लाइन वाला है, सी वाला मैं बताता हूँ कि ये तो भाई 1 1 है, x जो होता है 1 1 ऑन टू होता है हर जगह, तो जो c है वो हमारा किस पे होना चाहिए? 1 पे, तो अपना c मिला लो 1 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। c इसमें 1 पे है और c
इसमें 1 पे, ए और सी में 1 पे, तो 2 तो वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि जैसे मेरा एक ऑप्शन मिला मैं फटाक से देखूँ कौन सा है। अगर क्लैश हो रहा है 2 ऑप्शन में तो फिर कुछ और देखेंगे। जैसे मेरे फर्स्ट से ही मेरे सारे डिस्कार्ड हो गए, ए सेकंड पे है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें थर्ड दिया हुआ, इसमें फर्स्ट दिया हुआ, इसमें फोर्थ, तो ये तीनों ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो गए। मैं आपको दूसरा फंक्शन का भी बता देता हूँ। अरे ये मैंने मिटो दिया, चलो क्या था ये, ए कॉमा बी ओनली, ठीक है। दूसरा जो है हमें आर से आर दिया हुआ, आर से आर फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू x4, तो ये 1 1 तो नहीं है, क्योंकि 1 पे भी इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 1 आएगी, -1 पे भी कितनी आएगी, 1 आएगी, तो 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू इसलिए नहीं है, रेंज हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो ये भी 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो बी किस पे जाएगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, बी जाएगा बच्चों थर्ड पे, तो बी गया हमारा थर्ड पे। सी हमारा 1 1 ऑन टू है डेफिनेटली, तो सी गया फर्स्ट पे, और डी फिर लास्ट पे ही जाएगा। ये ना तो 1 1 है ना ही ये ऑन टू है, तो हमारा ऑप्शन जो है ये सी वाला ट्रू हो जाएगा। ए के साथ 2, बी के साथ थर्ड, सी के साथ 1, डी के साथ 4। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है 2 मैट्रिक्स दी है, पी का जो ऑर्डर है, पी में देखो 2 रो और 3 कॉलम है, और क्यू में देखो 3 रो और 2 कॉलम है। तो पी क्यू एग्जिस्ट करने के लिए, पी क्यू कब एग्जिस्ट करता है, जब इसके कॉलम ऑफ पी के कॉलम इसकी रो के बराबर हो जाए, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो क्या पी क्यू निकल जाएगा और इसका ऑर्डर आएगा कितना, ये 3 और 3 खत्म हो जाएगा, 2 बाई 2 होता है, ठीक है। तो ए बी एग्जिस्ट करता है जब कॉलम ऑफ ए के कॉलम बी की रो के बराबर हो, ये रो ऑफ बी, ये मल्टीप्लिकेशन का रो है। और अगर ए m क्रॉस n है और b n क्रॉस p है, तो जो ए बी का ऑर्डर आता है बच्चों, ये n खत्म करो, n इंटू पी आता है, तो पी क्यू एग्जिस्ट करेगा, डिफाइंड है, और पी क्यू 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, तो ए तो ट्रू है बच्चों, ए ट्रू है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्यू पी डिफाइंड करेगा, तो क्यू 3 बाई 2 और P 2 बाई 3, तो ठीक है, ये नंबर मैच कर गए। तो क्यू पी पी एग्जिस्ट करेगा और 3 बाई 3 की होगी मैट्रिक्स। तो कह रहा है क्यू पी इज नॉट डिफाइंड, तो B तो फॉल्स है, क्यू पी डिफाइंड है। पी क्यू नॉट डिफाइंड, नहीं, सी भी फॉल्स है, पी क्यू तो डिफाइंड है। क्यू पी इज डिफाइंड और क्यू 3 बाई 3 की है, हाँ ये भी ठीक है। तो A और D ट्रू है, तो ओनली A और D इसका आंसर है, ओनली A और D ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया है कि एक मैट्रिक्स दी है हमें 2 बाई 2 की, और उसका फॉर्मूला ये दे दिया है कि भाई ए आई जे आपको लेना है 1 अगर आई और जे बराबर नहीं है, और -1 अगर आई इक्वल टू जे है। मतलब डायगोनल एंट्री हमें, जैसे A11, A12, A21 और A22, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है ए हमारी। तो क्या बनी, A11 ये बराबर हो गया ना आई जे, तो -1, और ये 1 लेना है, ये 1 लेना है, ये माइनस, तो ये हमारा ए है। और ए की पावर के बारे में पूछा है बच्चों, ठीक है। अब 2 तरीके हैं, या तो मैं पहले ए स्क्वायर निकालूं, ए स्क्वायर कितना होगा, वैसे ही करते हैं जैसे नॉर्मली हमने करा था, और एक है कैले-हैमिल्टन थ्योरम जो मैंने अभी आपको बताई थी, उससे भी ये बहुत ईजिली हो जाएगा। तो ए स्क्वायर -1 +1, ये हो जाएगी पहली एंट्री 2, -1 + 1 0, ये भी -1 + 1 0, और ये 2, तो ये बच्चों हमारा हो गया 2 टाइम आई, ठीक है ना, सही लिखा मैंने, -1 ये तो हो गया 2, -1 सॉरी ये -2 आएगा, और ये भी -2 आएगा। तो मैं इसमें से अगर 2 कॉमन ले लूँ तो ये ऐसे बनेगा 1 -1 1, और अगर माइनस भी कॉमन ले लूँ तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो देखो ये तो a बन गया। तो ए स्क्वायर कितना आया, ए स्क्वायर आया -2 की पावर a। ए स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, या किससे मल्टीप्लाई कर दो, हमें कितना चाहिए, a की पावर 6 चेक कर लेते, तो क्यूब कर देते हैं, तो a का इसका क्यूब कर देंगे, और इधर भी क्यूब कर देंगे, तो 2 का क्यूब और a का क्यूब, तो ये हो गया -8, a का क्यूब को लिख देंगे a स्क्वायर इंटू ए, बट a स्क्वायर किसके बराबर है, -2a के बराबर है, तो -8 इंटू -2a, और ये वाला a, तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर, फिर से a स्क्वायर की जगह -2a रख देंगे, तो 16 इंटू -2a, तो ये आ जाएगा -32a। तो a की पावर 6 -32a, तो a की पावर 6 इसमें भी नहीं है, और ये प्लस का दिया है, तो a की पावर 6 तो हमारा फॉल्स हो गया। अब देख लेते हैं a की पावर 9, तो a स्क्वायर हमारा कितना आ गया, a स्क्वायर आ गया -2a,
तो दोनों तरफ 4 पावर करते हैं, मतलब 4 कर देते हैं यहाँ भी, -2 पे 4 और a पे भी 4 हो जाएगा। तो 2 2 4 2 16 प्लस का 16, a4 को कैसे लिख देंगे, a² इंटू a²। फिर a² की वैल्यू -2a, तो ये भी -2a और ये वाली भी -2a। तो 2 2 4 और 4 16 इंटू 4 64a² और फिर a² की जगह हम क्या रख देंगे, a² की जगह हम रख देंगे -2a। तो -2a रखने पे ये हो जाएगा बच्चों -128a। तो a की पावर 8 हमारा आया -128a। एक बार और a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये -128a² हो जाएगा और ये -128 इंटू -2a हो जाएगा। तो 256a। तो ऑप्शन ए इसका ट्रू है। दूसरा इसमें जो तरीका है, हमें इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, a² ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा भी निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था, किसी भी 2x2 मैट्रिक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास रिजल्ट होता है a² माइनस इसके डायगोनल का सम इंटू a प्लस इसका डिटर्मिनेंट इसका 0 आएगा, तो 0i इक्वल टू 0। तो a² ये -2 ये +2a इक्वल टू 0। तो a² यहाँ से भी हमारा कितना आ जाएगा, -2a आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है इसे करने का। फिर वैसे ही कर लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। एक मैट्रिक्स दिया और बोला स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जिसमें aij माइनस ऑफ aj के बराबर हो, ठीक है ना। ये एंट्री नेगेटिव हो, मतलब ये वाली इसके a12 हमारा a है, ये देखो, और a21 हमारा 5 है, तो a हो जाएगा -5, माइनस के बराबर होना चाहिए। इसी तरह ये जो c है ये -8 के बराबर होना चाहिए, और ये जो b है ये माइनस का -12 होना चाहिए, मतलब +12 होना चाहिए। तीनों को जोड़ देंगे तो -8 और ये -13 माइनस का 1 आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी। तीनों का सम पूछा था। 24वां क्वेश्चन फिर से वो डिटर्मिनेंट पे आ गया। एक रिजल्ट होता है हमारे पास कि जैसे यहाँ पे तो अभी दिया है हमें p का डिटर्मिनेंट -2 दिया है और ये पूछा है, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट। तो a इनवर्स का डिटर्मिनेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 0 नहीं है, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। तो p का डिटर्मिनेंट दे रखा और p बोल रखा 3/3 की मैट्रिक्स है, मतलब n हमारा 3 है। तो पहले तो ये नंबर बाहर आएगा पावर 3 के साथ, तो -5 की पावर 3 जो अभी मैंने k वाला रिजल्ट बताया था, इनटू p इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो -5 की पावर 3 -125। p इनवर्स का डिटर्मिनेंट मतलब 1 इसका डिटर्मिनेंट, तो ये आ गया -125 अपॉन इसका डिटर्मिनेंट -2 है, तो ये तो हमारा कट गया, तो 125/2 आया। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिया है x = 0 पे, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। बच्चों, जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम होती है, तो हम इसकी लिमिट निकालेंगे x = 0 पे, ठीक है। x = 0 पे निकालने के लिए हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, इसको ऊपर डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको नीचे। अगर 0 रखूँगा ना, अभी देखो, तो e की पावर 0 -1/0 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल लिखा देता हूँ। e की पावर 3x का डिफ्रेंशिएशन 3e की पावर x, 1 का 0 और नीचे x का डिफ्रेंशिएशन 1, 0 रख देंगे इसमें, तो 3 × e की पावर 0 यानी कि 3 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 3 ही आएगी, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, इस फंक्शन वैल्यू के। तो k/2 कितना होना चाहिए, 3 के बराबर। इसका मतलब है k हमारा 6 होना चाहिए। तो ये इसके बच्चों अभी आधे क्वेश्चन थे। अगले आधे क्वेश्चन में इसके पार्ट 2 में करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।